गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड के सब्जेक्ट कोड CC9 से, जिसका नाम है आपका पॉलिटिकल थॉट। तो इस थॉट पेपर से मैं उसके यूनिट 3 सेक्शन A से एक टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है सेंट थॉमस एक्विनास। अर्थात सेंट थॉमस एक्विनास के विचारों को हमें पढ़ना है इस थॉट के पेपर में। तो हम इस विषय को प्रारंभ करें उससे पहले हमें इसे कुछ सुविधा के लिए हमें इसे कुछ भागों में विभाजित करना होगा। तो सबसे पहले हम इसकी भूमिका अथवा परिचय को देखेंगे। तत्पश्चात हम इनके प्राकृतिक कानून के सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लॉज भी कहते हैं, उसको देखेंगे हमारे दूसरे भाग में। इसके तीसरे भाग में हम राजनीतिक समुदाय का स्वरूप, जिसे हम नेचर ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी कहते हैं, उसके विचारों को देखेंगे। और उसके बाद हम संपत्ति और व्यापार अर्थात प्रॉपर्टी एंड ट्रेड से संबंधित उनके विचारों को देखने के पश्चात अंततः इसका निष्कर्ष करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। सेंट थॉमस एक्विनास मध्य युग के सबसे महान धर्ममीमांसक का मतलब इंग्लिश में होता है थियोलॉजियन, जो धर्म की व्याख्या करते हैं, है ना, और धर्म के बारे में उनके ये बताते हैं। 13वीं शताब्दी में के मध्य में अरस्तु की अमर कृति पॉलिटिक्स का लैटिन अनुवाद प्रकाशित हुआ, जो कई शताब्दियों से अज्ञात रही थी। एक्विनास इससे काफी प्रभावित हुए और उन्होंने अरस्तु के दर्शन को मसीही धर्म की मान्यताओं के साथ समन्वित कर अर्थात मिला करके धर्मशास्त्रीय, नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों की ऐसी प्रमाणिक प्रणाली विकसित की जो रोमन कैथोलिक शिक्षाओं का महत्वपूर्ण आधार बनी। तो हम इनके प्राकृतिक कानून के सिद्धांत को देखते हैं, जिसे हम इंग्लिश में डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल लॉ भी कहते हैं। एक्विनास ने अपनी प्रसिद्ध कृति सुमा थियोलॉजिया, जिसे हिंदी में धर्ममीमांसा भी कहते हैं, के अंतर्गत उन्होंने 4 तरह के कानून की बात की। पहला जो कानून था वह था शाश्वत कानून, जिसे इंटरनल लॉ कहते हैं। दूसरा कानून था प्राकृतिक कानून, जिसे नेचुरल लॉ कहते हैं। तीसरा कानून है दिव्य कानून, जिसे डिवाइन लॉ भी कहते हैं। और चौथा जो कानून है वह है मानवीय कानून, जिसे ह्यूमन लॉ या सकारात्मक कानून भी कहते हैं, जिसे पॉजिटिव लॉ भी कह सकते हैं। इनकी व्याख्या करते हुए एक्विनास ने यह संकेत दिया कि शाश्वत कानून ईश्वर का कानून है, तो सृष्टि के मूल उद्देश्य या ध्येय के बारे में ईश्वर को सूझबूझ और योजना को व्यक्त करता है। अतः वे सब कानून के राइट रीजन अर्थात सद्विवेक के अनुरूप होना चाहिए, शाश्वत कानून से ही प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक कानून उन सिद्धांतों में निहित है जिन्हें विवेकशील प्राणी स्वभाव से ही मान्यता देते हैं और उनका पालन करते हैं। दूसरे शब्दों में यह शाश्वत कानून का वह अंग है जो सांसारिक स्तर पर मनुष्य के विवेक को प्रकट करता है। दिव्य कानून ईश्वर के धर्म देशों में निहित है, जिनका ज्ञान धर्म ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त होता है या मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए प्राकृतिक कानून के पूरक की भूमिका निभाता है। अतः मानवीय कानून या सकारात्मक कानून उन विशिष्ट कानूनी अधिनियमों में निहित है जिन्हें विवेकशील प्राणी अपनी संस्थाओं के उपयुक्त प्रशासन के लिए बनाते हैं। इस 4 तरह के कानूनों में एक्विनास ने प्राकृतिक कानून की भूमिका पर विशेष बल दिया है। उनमें उनका तर्क यह है कि संपूर्ण सृष्टि की तरह
मनुष्यों में भी शुभ की ओर झुकाव पाया जाता है, अतः वे आत्मरक्षा के साथ साथ अपनी संतान के पालन पोषण का दायित्व भी संभालते हैं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति ईश्वर के बारे में सत्य की जिज्ञासा और सामाजिक जीवन होता है। मनुष्य स्वभाव से धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक प्राणी होता है। वह एक मात्र सचेतन और विवेकशील प्राणी है। प्राकृतिक कानून केवल मनुष्य की विशेषता है, जो उसे अज्ञानता से परे रहने और अपने सहचरों को कोई हानि न पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अतः सभी मनुष्य के लिए सत्य, न्यायोचितता का एक ही मापदंड है, जो सबको समान रूप से विदित होता है। परंतु इस नियत निश्चित मानदंड का प्रयोग करते हुए भी लोग विशेष परिस्थितियों में भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ऐतिहासिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप भी इन निष्कर्षों में अंतर आ सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि समय के साथ प्राकृतिक कानून बदल जाता है, बल्कि वास्तव में इसका विस्तार हो जाता है। कुछ विचारक यह मानते हैं कि सकारात्मक कानून उन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देता है जहां प्राकृतिक कानून मौन हो। इसके विपरीत एक्विनास का मत यह है कि प्राकृतिक कानून इतना समृद्ध है कि उससे संपूर्ण सकारात्मक कानून प्राप्त किए जा सकते हैं। एक्विनास का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उसने प्राकृतिक कानून की संकल्पना को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में लागू करने का प्रयत्न किया। उन्होंने यह तर्क दिया कि धरती के सारे राजा या शासक दिव्य सत्ता के प्रति उत्तरदायी हैं। फिर उसने राज्यों के बीच न्यायपूर्ण व्यवहार के नियम निर्दिष्ट किए। न्यायपूर्ण युद्ध की परिभाषा देते हुए उसने दो पक्षों पर विशेष बल दिया। ऐसे युद्ध जो न्यायपूर्ण ध्येय की पूर्ति के लिए शुरू किया जाता है, और ऐसा युद्ध जो शत्रुओं के बीच न्यायपूर्ण व्यवहार की बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार चलाया जाता है। इस तरह एक्विनास ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक महत्वपूर्ण पक्ष को विकास का पूर्व संकेत दिया है। इस तरह से हमने उनके प्राकृतिक कानून के सिद्धांत को देखा। अब हम उनके राजनीतिक समुदाय के स्वरूप पर प्रकाश डालेंगे। एक्विनास ने राजनीतिक समुदाय या राजनीतिक समाज के बारे में सेंट ऑगस्टाइन के निराशावाद का त्याग कर अरस्तु के इस विचार का समर्थन किया कि राज्य का अस्तित्व सदजीवन के लिए है और सर्वहित अपने आप में व्यक्तिगत हित से भिन्न भी और श्रेष्ठ भी है। एक्विनास ने यह स्वीकार किया कि राजनीतिक समुदाय एक प्राकृतिक संस्था है जो तर्क बुद्धि या विवेक पर आधारित है। यह मनुष्य के पाप का फल नहीं, जैसे कि कुछ धर्म मीमांसक मानते हैं। एक्विनास के अनुसार यदि मनुष्य कभी पाप न करता तो भी राज संस्था विद्यमान होती। उसने अरस्तु के प्रभाव से यह स्वीकार किया कि मनुष्य अपने आप में अपूर्ण है, अर्थात इनपरफेक्ट है। राज्य उसे पूर्ण बनाता है, यानी परफेक्ट बनाता है। राज्य में प्रत्येक व्यक्ति और संपूर्ण समुदाय के बीच वही संबंध पाया जाता है जो किसी वस्तु के अंश और पूर्ण वस्तु में पाया जाता है। राज्य पूर्ण समुदाय है
राज्य का संविधान तभी वैध होता है जब प्रत्येक कानून शासक की तर्क बुद्धि से अधिप्रेरित हो, ताकि वह कानून प्रजा को प्रभावशाली ढंग से सद्गुण की राह पर ले जाए। एक्विनास ये मानते हैं कि राज्य मनुष्य के सांसारिक अस्तित्व की सार्थकता और सिद्धि का साधन है, परंतु राज्य की सत्ता असीम नहीं है। यदि सरकार अत्याचार पर उतर आए तो प्रजा को उसका विरोध करने का अधिकार होता है। फिर धर्म के मामले में राज्य अपनी सत्ता का दावा नहीं कर सकता। इस तरह एक्विनास ने राज्य और चर्च के बीच सत्ता के विभाजन का समर्थन किया है। चर्च या धार्मिक सत्ता शासकों के मामले में अपना निर्णय दे सकती है, परंतु उनके लिए विधि निर्माण तब तक नहीं कर सकती जब तक शासक स्वयं प्राकृतिक कानून का उल्लंघन न करने लगे। अब हम एक्विनास के संपत्ति और व्यापार संबंधी विचारों को देखेंगे। यूरोप में 12वीं शताब्दी तक यह विचार प्रचलित था कि निजी संपत्ति की उत्पत्ति मनुष्य के पाप से हुई है। आदर्श समाज में तेरे मेरे का कोई भेद नहीं होगा, सब वस्तुएं सबकी साझी होंगी। उस शताब्दी के उत्तरार्ध में विधिवेता यह तर्क देने लगे थे कि संपत्ति का स्वामित्व तो साझा होना चाहिए, परंतु साधारणतः उसका प्रयोग निजी स्तर पर होना चाहिए। एक्विनास ने अरस्तु के चिंतन से प्रभावित होकर यह स्वीकार किया कि निजी संपत्ति मानव समाज के व्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक है। भौतिक वस्तुओं का स्वामित्व मनुष्यों के लिए स्वाभाविक है, अतः निजी संपत्ति की अनुमति होनी चाहिए, परंतु सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति और सीमित लाभ रख लेने के बाद किसी के पास जो अतिरिक्त संपत्ति रह जाए उस पर निर्धन वर्ग का प्राकृतिक अधिकार है, अतः उसका उपयोग सामान्य हित में होना चाहिए। परंतु यदि धनवान अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते और कोई निर्धन व्यक्ति भूख से मर रहा हो, तब वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पराई चीज उठा सकता है, तो इसे चोरी या पाप कहकर निंदा का विषय नहीं बनाना चाहिए। परंपरागत धार्मिक दृष्टिकोण संपत्ति की तरह व्यापार के प्रति भी अनुकूल नहीं था। धर्म ग्रंथों के आधार पर यहां तक कहा जाने लगा था कि सच्चा ईसाई सौदागर नहीं हो सकता। एक्विनास ने यह पाया कि व्यापार के प्रति अरस्तु का दृष्टिकोण भी उतना अनुकूल नहीं था जितना संपत्ति के प्रति था। अरस्तु ने लिखा है कि व्यापारी का जीवन और नैतिक उत्कृष्टता एक साथ नहीं निभाई जा सकती है। अतः एक्विनास ने भी व्यापार का बहुत सीमित समर्थन किया। उसने लिखा है कि व्यापार पर आधारित राज्य की तुलना में आत्मनिर्भर राज्य अधिक श्रेष्ठ होता है। फिर भी सौदागरों को राज्य से बिल्कुल बाहर नहीं निकाला जा सकता। राज्य में कुछ वस्तुओं की कमी और कुछ वस्तुओं की अधिकता हो सकती है, अतः व्यापार जरूरी हो जाता है। परंतु किसी राज्य में सौदागर जितने थोड़े हों उतना ही अच्छा माना जाता है। एक्विनास ने व्यापार के संदर्भ में उचित मूल्य पर बल दिया है।
धर्मशास्त्र के अनुसार उसने यह तर्क दिया कि वस्तु का उचित मूल्य विक्रेता की लागत से निर्धारित होना चाहिए, बाजार में उसकी मांग से नहीं। अतः जरूरतमंद लोगों में ज्यादा कीमत वसूलना और लोभ और पाप है, परंतु समय के अंतर के कारण रख रखाव का खर्च पूरा करने के लिए या वस्तु की गुणवत्ता बढ़ जाने के कारण, जैसे पुराने चावल या पुरानी शराब बढ़िया हो जाती है, वस्तु का उचित मूल्य बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से हमने एक्विनास के संपत्ति और व्यापार संबंधी विचार देखे। अब इन सभी विचारों को हम एक निष्कर्ष में समाहित करेंगे। तो हम निष्कर्ष स्वरूप देखते हैं कि एक्विनास ने जिस युग में अपना चिंतन प्रस्तुत किया, उन दिनों यूरोप में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही थी, परंतु धार्मिक सत्ता के प्रभुत्व के कारण नई संस्थाओं की वैधता का आधार ढूंढना जरूरी था। एक्विनास ने अरस्तु के चिंतन में ऐसा तर्कसंगत आधार ढूंढ लिया और धार्मिक मान्यताओं को भी कोई प्रबल चुनौती नहीं दी। उसने धार्मिक चिंतन के नैतिक पक्ष और अरस्तु के नैतिक चिंतन के तार्किक पक्ष को बड़ी कुशलता से मिलाकर अपने युग की व्यवहारिक समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किए। इस प्रकार से हमने सेंट थॉमस एक्विनास के विचारों को देखा। हम सेंट थॉमस एक्विनास के विचारों से क्या सीखते हैं या क्या समझते हैं, तो हम पाते हैं कि सेंट थॉमस एक्विनास मध्य युग के धर्ममीमांसक थे और उन्होंने अरस्तु के विचारों से काफी प्रेरणा हासिल की और उसे अपने विचारों के साथ मिश्रित कर अर्थात समन्वय कर तत्कालीन परिवेश की यथास्थिति के अनुसार उसमें कुछ मौलिक परिवर्तन की सूचना लोगों को दी। उन्होंने अपने न्याय के सिद्धांत, व्यापार और संपत्ति के सिद्धांत और राजनीतिक सिद्धांतों के द्वारा लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। साथ ही साथ उनके द्वारा जो विचार दिए गए थे वह मध्य युग में बिल्कुल समीचीन माने जा सकते हैं। उनके विचारों से प्रेरित होकर तात्कालीन समस्याओं के समाधान में काफी हद तक सफलता पाई गई। इस तरह से हम सेंट थॉमस एक्विनास के योगदानों को सदैव याद रखते हैं। आगे चलकर उनके विचारों में अनेक आधुनिक विचारकों ने कुछ संशोधन भी प्रस्तुत किया, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तात्कालीन परिस्थितियों में जब मध्य युग का दौर चल रहा था, उस दौर की परिस्थितियों के अनुसार सेंट थॉमस एक्विनास ने जो विचार प्रस्तुत किए वह काफी योग्य और तर्कसंगत प्रतीत होते हैं। उनके विचारों के आधार पर बहुत सारे आधुनिक विचारकों ने उनसे प्रेरणा लेकर उसमें कुछ संशोधन भी प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से हम इस विषय को अभी यहीं विराम देंगे। हम अगले विषय के साथ फिर से एक नई कक्षा में आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। आप लोगों से इस विषय से संबंधित प्रश्न के रूप में यह पूछा जा सकता है कि सेंट थॉमस एक्विनास के विचारों का संक्षिप्त वर्णन करें अथवा सेंट थॉमस एक्विनास के एक संक्षिप्त निबंध लिखें।
तो किसी भी तरह से आपको प्रश्न पूछा जाए, आप बड़े ही सहजता से उनके ये 3-4 जो सिद्धांत हैं, जिसमें संपत्ति का सिद्धांत, संपत्ति और व्यापार का सिद्धांत, राजनीतिक विचार तथा उनके जो न्याय का, जो उन्होंने प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत दिया, इन 3-4 विचारों को आप दर्शाएंगे और अंततः उसका निष्कर्ष कर देंगे। और इसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, ये बहुत ही सहज और सरल विषय है और यह जो टॉपिक है वो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है। तो आज के लिए हम यहाँ विराम करेंगे। कल फिर हम एक नए विषय के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।